1 लाख मैंने देखा, एक लड़की का मॉडल होता है, मॉडल होने के बाद एक टोपी वाला हीरो आता है, एकदम कैमरा हिल गया, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। कैमरा खड़ा होता था, आर्टिस्ट काम करते थे और इतनी उम्दा परफॉर्मेंस उनकी हुआ करता था, इसका जो स्टाइल था कहना चाहिए बहुत ही और यूनिक हो गया। आजकल ऐसी चीज़ आप किसी भी टेलीविजन में, किसी सीरियल में, किसी हीरो की निकाल के दिखाइए, मान जाऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग इज माई लव थ्रिलर स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, थ्रिलर स्पेशल, जो कि हमारे एक्टिंग इज माई लव का एक नया प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में हम लोग बात करने वाले हैं जासूसी धारावाहिक यानी कि जासूसी वाले सीरियल्स के बारे में, सस्पेंस सीरियल के बारे में, और आप लोगों के लिए आपकी यादों को ताज़ा और हरा करता रहूँगा, और साथ ही थोड़ी गुलाबी भी। अब दोस्तों, लाने के लिए और ज़्यादा प्रोग्राम ऐसे रहते नहीं हैं। आजकल की जो फिल्में हैं उनका हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं। फिल्मों के बारे में मैं खुद बहुत ज़्यादा चूज़ी हो चुका हूँ, इसीलिए बहुत सोच समझ के मैं अपने पैसे को आग लगाने जाता हूँ। तो इसीलिए सोचता हूँ कि मैं कुछ अच्छे प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आऊँ अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आप लोग को मैं एक बात बता दूँ कि मेरा जो दौर है, मैंने जो भी देखा है, जितना भी देखा है, वो बहुत ही सुनहरा रहा है। बहुत ही अच्छी चीज़ों को देखा है मैंने, बहुत अच्छे कलाकारों को देखा है, बहुत अच्छे शोज़ देखे हैं, बहुत अच्छे फिल्में देखी हैं, गाने, म्यूज़िक। आज के जैसे जो भी चीज़ें चल रही हैं, इन तरह की जो एंटरटेनमेंट होती हैं, इनको मैं अशुद्ध कहता हूँ एक तरह से। बहुत ज़्यादा इनमें अच्छी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सोच के आपको देखना पड़ता है, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपनी ऑडियंस को भी मैं वही दिखाऊँ या उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊँ जो कि मैंने खुद महसूस की है या मुझे अच्छी लगी है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अच्छी चीज़ों का ज्ञान दूँ और अच्छी चीज़ें देखने की सलाह भी दूँ, यदि आपको अच्छी लगें तो। क्योंकि किसी भी आलतू फालतू चीज़ को फोकट में ट्रेंड करा के आप लोगों का पैसा खर्च करवाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आप लोग को साफ़ सुथरा कंटेंट देना, साफ़ सुथरी चीज़ें बताना और सही चीज़ें बताना। तो उसी तरह से आज भी कुछ आपको अच्छे अच्छे सीरियल के बारे में बताने वाला हूं, जो कि जासूसी सीरियल रहे हैं। लड़कों में बहुत क्रेज़ होता है, मर्दों में बड़ा क्रेज़ होता है ऐसे शोज़ देखने का, या ऐसे मर्डर मिस्ट्री कोई पढ़ के अपना टाइम पास कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। हम लोग देखने वाले ऑडियंस हैं, हम लोग को देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। और पहले के ज़माने में कुछ ऐसे शोज़ आते थे, अभी भी कुछ आखिरी तक आए, उसके बाद अभी तो यार क्या ही बोला जाए। धीरे धीरे टीवी जगत भी कचरा होता गया और उसके बाद क्या ही कहें। अब वेब सीरीज़, दुनिया भर की चीज़ें, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी, लफड़ा लोचा राड़ा मचा हुआ है हर जगह कुल मिला के। तो इन सब चीज़ों से बचते हैं, अपने दिमाग को बचाते हैं। चलिए आपको लेकर के चलते हैं ऐसे शोज़ के दुनिया में। और हाँ, आप लोग ज़रूर बताना कि आपका कौन सा फेवरेट शो रहा है या आप किस हीरो के फ़ैन रहे हैं इन शोज़ के। मैं भी आपको बताऊँगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि भावना किस शो से ज़्यादा जुड़े हुए थे। ये चीज़ें ज़रूर आप लोग कमेंट में बताना। और यदि चैनल पर नए आते हैं तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करना और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करना बॉस। आज वैसे मेरा गला थोड़ा ख़राब सा लग रहा है, क्योंकि मुझे अभी बीच में लू मार गया था। ये गर्मी कम वक्त कम होने का नाम नहीं ले रही, तो आप लोग थोड़ा ख़राब गले से काम चला लेना। तो जैसे कि जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे सब्सक्राइबर लोग, कि मेरी जो कहना चाहिए गोल्डन पीरियड थी, अच्छा समय जो था वो 90s से लेकर के 2002 तक था। तो इसीलिए मैं उस समय का फ़ैन हूँ, काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हूँ। और उस समय बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती थी, ऐसा मुझे लगता भी है। शायद आप लोग भी एग्री करोगे इस बात से। हर तरह का, हर वर्ग के लिए, हर दर्शक वर्ग के लिए एक एक प्रोग्राम हुआ करता था। आजकल की तरह नहीं था, आजकल सब कुछ फिक्स्ड है। तो उस दौरान जो हमारा मतलब बचपन था, मेरे तो स्कूल डेज थे, बहुत ही छोटा था मैं उस समय। आप लोग जैसे कि जी हॉरर शो वाले में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक शो आया करता था जिसका नाम था तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए। जी हाँ, तहकीकात, स्टारिंग विजय आनंद और सौरभ शुक्ला। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही मज़ेदार शो था और बहुत ही ज़्यादा इसका क्रेज़ हुआ करता था उस समय। इसका एक रीज़न ये भी था कि विजय आनंद जो थे वो देव आनंद के भाई थे। साथ ही विजय आनंद फिल्मों में काम कर चुके थे। तो पहले के ज़माने में फिल्मों का, किसी भी आर्टिस्ट का टीवी में आ जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। उस समय के अंकल्स लोगों में और सब ऐसे लड़कों में मैं बातें सुनता था अक्सर। मेरा यही काम था यार, और कुछ काम धंधा था नहीं, तो मैं बातें सुनता रहता था। वो लोग बोलते थे, अरे यार वो फलाना एक्टर है, उसने उस फिल्म में काम किया है, इसका भाई है, उसका भाई। मतलब एक देखने के लिए उस शो को एक्साइटमेंट लोगों में हुआ करता था। और उस शो ने जब टेलीविज़न पर कदम रखा, उसके बाद लोगों को बहुत पसंद आया। इतना ज़्यादा उस शो को प्रशंसा मिली, इतना ज़्यादा वो हिट हुआ। विजय आनंद उसमें अपने अनोखे अंदाज में सैम डिसिल्वा बन के, उसमें उनके कैरेक्टर का नाम था सैम डिसिल्वा बन के, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और बहुत अच्छा काम किया। पहले के शोज़ में दोस्तों एक चीज़ और भी हुआ करती थी, खास करके इस तरह के शोज़ में, कि उनकी जो उसके जो स्टार होते थे, उसके जो एक स्टाइल उनका बनाया जाता था, अलग ढंग का बनाते थे। एक बोलने का अंदाज़, एक उनकी हिंदी, साथ में आप इनकी एक ये चीज़ भी देखना, इनकी हिंदी बड़ी अच्छी हुआ करती थी। आजकल के जैसे नहीं छपरी। आजकल तो हर किसी को रियलिटी दिखाने के चक्कर में हर किसी को छपरी वाले डायलॉग दिए जाते हैं, हर किसी को ऐसा बना दिया गया। किसी की हिंदी में वज़न देखने को नहीं मिलता। लेकिन इन प्रोग्राम में जितने भी हीरो थे, इनकी हिंदी देखना, इन प्रोग्राम्स की हिंदी देखना, आपको एक वज़न लगेगा। ये शोज़ आपको आज के बने हुए फिल्मों के मुकाबले कई गुना आगे लगेंगे।
तो ऐसे ही कुछ मज़ेदार मोमेंट्स उस शो के हुआ करते थे और उसमें इन्वेस्टिगेशन करते थे हमारे सैम डिसल्वा, अपने असिस्टेंट जो कि सौरभ शुक्ला थे, उनके साथ में। फिर उसके बाद सैम डिसल्वा का भी निधन हो गया और वो शायद इस शो के सीज़न के एंड में ही हुआ या फिर बीच में ऐसा हुआ, कुछ ठीक से याद नहीं आता। लेकिन चर्चा काफ़ी रही, क्रेज़ काफ़ी रहा इस शो का। हमारे स्कूल में एक बच्चा, हमारा एक दोस्त था, वो तो इसकी स्टोरी भी सुनाता था कि 1 लाख मैंने देखा एक लड़की का मर्डर होता है, मर्डर होने के बाद एक टोपी वाला हीरो आता है और गाना बजता है। ये ऐसा उसका बोलने का अंदाज़ था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सैम डिसल्वा का जलवा काफ़ी दिन तक चलता रहा और लोग उनको आज भी मिस करते हैं, उनके जाने के बाद आज भी मिस करते हैं, क्योंकि ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स अब हमारे बीच में बहुत सारे हैं यार जो जा चुके हैं। चलिए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, हमारी वीडियोज़ कभी ना बहुत लंबी होती है, इसीलिए इसको आप लोग चाय नाश्ता लेके, खाना वाना लेके, पानी बाटली वाटली लेके सब बैठा करो। और ये नहीं कर सकते तो ऐसी जितना किया करो कि जब भी मैं वीडियो लाता हूँ, अगर देख लेना उसकी लेंथ ज़्यादा है तो आप लोग उसको सेव करके रख लेना, रात को आराम से देखना, लेकिन यार अधूरी मत छोड़ना। तो चलिए मैं आपको लेकर के जा रहा था अगले शो की तरफ, अगला जासूसी शो। अब दोस्तों जासूसी वाली बात चल रही है, उसमें ब्योमकेश बख्शी का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दूसरा शो यही है जो मेरे मेमोरी में घूमता है, जिसका नाम है ब्योमकेश बख्शी, स्टारिंग रजत कपूर। रजत कपूर ने इसमें ब्योमकेश बख्शी का कैरेक्टर को ऐसे जिया था, ऐसे जिंदा किया था कि आज जब भी ब्योमकेश बख्शी में नाम सुनता हूँ तो मुझे उन्हीं का चेहरा सामने आता है। इतना रियल उसको बना दिया था उस किरदार को। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ मैंने नोटिस की थी कि इस शो में एक यूनिकनेस था। ये शो भी लोगों के दिल को बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्रभावित करता था, लोग इसके लिए बैठा करते थे। उसका एक रीज़न ये भी था कि आप ऐसे शोज़ को वरना देखना बहुत धूम धड़ाका होते हैं, लेकिन ये शो बड़े ही शांति से बनाया गया था। इसका एक एक डायलॉग, इसके भी बोलने का अंदाज, तरीका, इन्वेस्टिगेशन का तरीका वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। इसमें कोई एकदम से शॉकिंग म्यूजिक डाल दिया, कहीं पर कुछ एकदम से हो गया, एकदम कैमरा हिल गया, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। कैमरा खड़ा होता था, आर्टिस्ट काम करते थे और इतनी उम्दा परफॉर्मेंस उनकी हुआ करती थी कि आजकल किसी का बाप नहीं कर पाएगा। ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि कलाकार तो भाई पहले ही थे, आज तो सब टट्टू हैं। ना तो ये लोग अपने एक्टिंग से हमें बांध पाते, ना ही ये लोग हमें इम्प्रेस कर पाते, ना हमको इनके जैसा बनने की इच्छा होती यार। लेकिन ब्योमकेश बख्शी में रजत कपूर ने बहुत सुंदर अभिनय किया और साथ ही उसमें जितने भी लोग थे वो लोग भी बड़ा अच्छा अभिनय करते थे। उनके भी जो सहयोगी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी अभी, तो वो लोग सब मिलके बहुत अच्छा काम किया करते थे। एक ठहराव के साथ इसमें एक्टिंग होती थी। आप लोग अगर अब देखेंगे इनको, और ये सारे सीरियल्स जो मैं बता रहा हूँ, इनके एपिसोड आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। यदि आप लोग अपनी याद भुलाना चाहते हैं तो इनके नाम से सर्च कीजिए, आपको एपिसोड मिल जाएंगे। और देखो यार, अच्छी चीज़ें देखो, देखना ही है, पैसे ही खर्च करना है, डाटा ही खर्च करना है, अच्छी चीज़ में करो, क्यों फालतू की चीज़ें करते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, मानो ना मानो एक चीज़ है, आप मेरी बात मत मानना, किसी डॉक्टर से पूछ लेना, किसी साइंटिस्ट से पूछ लेना, लेकिन देखने का असर होता है। इसलिए अच्छी चीज़ें देखना मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, खुद के लिए भी। अब चलिए फटाफट आपको आगे लेकर के चलता हूँ अगले शो की तरफ, जिसका कि नाम था कमांडर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को भी शायद कहीं जहन में याद आ रहा होगा, कमांडर नाम का एक टेलीविज़न शो आया करता था जो कि बहुत ही अच्छा था, सस्पेंस वाला था, साथ ही एक्शन भी था, इसीलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उसके पीछे एक रीज़न और भी थी कि इसमें जो इसके जो स्टार थे, जिनका नाम था रमेश भाटकर, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि मैं बचपन से अनिल कपूर का भी फ़ैन रहा हूँ, अपने बचपन से, अनिल कपूर के बचपन से नहीं, क्योंकि उनका बचपना जा ही नहीं रहा है। अनिल कपूर मुझे बहुत अच्छे लगते थे और इनको जब मैं देखता था तो मुझे ये अनिल कपूर के ही जैसे लगते थे। तो मैं इनको, उस समय मैं इनका नाम नहीं जानता था, मैं काफ़ी छोटा था, तो मैं इनको टीवी का अनिल कपूर बोलता था। और अक्सर अपने पापा को बोला करता था, जब भी सीरियल का टाइम होता था तो अगर हम कहीं बाहर हैं, पापा जल्दी चलो, वो टीवी का अनिल कपूर का सीरियल आने वाला है, वो देखना है। इस तरह की मेरी जिद होती थी। लेकिन एक बात की प्रॉब्लम यह है कि मुझे अभी बिल्कुल ये याद नहीं आता कि ये शो जो था ये 93 में आता था या 94 में आता था या किस सन में आता था। एग्जैक्टली मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। बस इतना याद है कि ये शो आता था और अभी मैं इसे यूट्यूब पर इंजॉय करता हूँ। जी टीवी ने ही इसको अपलोड किया हुआ है, और जी टीवी को धन्यवाद भाई। कुमकुम भाग्य से बचाओ, ऐसे सीरियल डालो ज़्यादा अच्छा। और साथ ही इसके एक दुख की बात ये भी है दोस्तों कि रमेश भाटकर भी अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले साल या अभी किसी साल मैंने इनका सुना था, ऐसा न्यूज़ एक देखा था, जिसमें मुझे पता लगा कि ये अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब एक और महान एक्टर हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आता है हमारा सुराग द क्लू, स्टारिंग सुरेश बेरी। अगेन एक दमदार एक्टर, दमदार आवाज़, दमदार अभिनय करने की क्षमता। मतलब मैं कहता हूँ बड़े बड़ों को पानी पिला दें, सुरेश बेरी की एक्टिंग ऐसी हुआ करती थी। सुराग द क्लू एक ऐसा शो बना था जो कि मुझे टेलीविज़न सिनेमा, मैं उसको कहता हूँ टेलीविज़न सिनेमा का एहसास देता था।
हम थोड़े आगे भी आ चुके थे, थोड़े से अपडेट भी हो चुके थे। तो इस शो को जो बनाने का तरीका था, इसका जो स्टाइल था कहना चाहिए, बहुत ही और यूनिक हो गया था और अच्छा लग रहा था। इसीलिए इस शो का अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ी, बहुत ज़्यादा हिट हुआ। और साथ ही सुदेश बेरी की एक्टिंग को तो कोई भूल ही नहीं सकता। मैं स्कूल टाइम में था और मैं उस समय, मुझे याद है अच्छी तरह से, सुदेश बेरी की हम लोग एक्टिंग उतारा करते थे, काफ़ी नकल मारते थे इनकी हम लोग। उसका एक साइड इफेक्ट बहुत बड़ा ये हुआ कि सुदेश बेरी मेरे अंदर ही आ गए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक अंदाज मेरे ऐसे अपने आप बन जाते हैं उनकी ही तरह, जो कि लोगों को लगता है कि शायद मैं जानबूझ के करता हूँ, लेकिन एक्चुअल बात बता रहा हूँ कि मैं करता नहीं, वो हो जाता है। और ये चीज़ें, आखिर फ़ैन है यार सब लोगों के, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपना जो स्टार होता है ना, वो अपने फ़ैन के अंदर घुस जाता है, इसलिए ये चीज़ें होती हैं, करता कोई नहीं है। तो उनकी एक्टिंग बहुत उतारा करता था, नकल बहुत उतारा करता था, उनकी जो कहने का तरीका। सुराग के साथ साथ इसमें एक इंस्पेक्टर जो थे उनके सहयोगी, जिसका नाम था श्रीवास्तव, वो भी बहुत हिट हुआ था। खाली नाम की वजह से हिट हो गया था वो। तो इसका भूत हमारे ऊपर इतना था कि खाने के टेबल पर यदि हम लोग बात करते थे, नमक भी दाल में कम है, तो मैं उसी अंदाज में अपनी मम्मी को बोला करता, इस दाल में नमक कम होने का रीज़न कुछ और हो सकता है। या तो आप चाहती थी कि मैं ये दाल खाऊं ही नहीं, या फिर कोई और रीज़न है। कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी और मेरे को सब बोलते थे, भाई इससे बाहर निकल, बाहर निकल, नहीं तो तू पागल हो जाएगा। और वो जानते नहीं थे कि मैं हो चुका था। तो सुराग द क्लू नाम का ये सीरियल भी दोस्तों काफ़ी दिनों तक लोगों के दिलों पर राज करता रहा और सफलता के झंडे गाड़ता रहा। और इसमें भी जैसे कि मैंने बताया, सुदेश बेरी की एक खास स्टाइल हुआ करती थी, उनके बात करने का तरीका, जिसको कि मैं कहता हूं कि वजनदार अच्छी चीज़ें उन लोग बनाते थे पहले, जो आजकल बिल्कुल नहीं है। आजकल के आप जितने भी शोज देखोगे। अब दोस्तों, सुराग द क्लू काफ़ी दिनों तक चला और उसके बाद मेरे ख्याल से उसी के साथ साथ या उसके आगे पीछे एक और शो शुरू हुआ था जिसका नाम था हेलो इंस्पेक्टर, और जिसके अभिनेता थे रवि किशन। रवि किशन का मैं कहता हूँ उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा प्रोग्राम था ये। हालांकि इस प्रोग्राम की एक बात थी कि मैंने इसे इसके एक्चुअल टाइम में, यानी कि जब ये टेलीकास्ट हुआ करता था, तब नहीं देखा था। तब मुझे इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। मैंने इस शो को देखा था 2011 में, जब ये रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था धमाल चैनल पर। तब जा करके मुझे पता लगा कि रवि किशन का ऐसा कोई शो आता था, और ये शो भी, ये दोनों शो भी कहना चाहिए अब यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नंबर 6। एक और शो, एक और बड़ा फिल्मी कलाकार इस शो का हिस्सा था, जिसका कि नाम था किरण कुमार, और शो का नाम था करण द डिटेक्टिव। दोस्तों, इस शो के बारे में भी दोस्तों मैं बोलूँगा आपको कि मुझे उस ज़माने में पता नहीं था जब ये आया करता था। मुझे इसके बारे में पता लगा तब जब लॉकडाउन्स लगे हुए थे। हम लोग दिल्ली दूरदर्शन में रामायण देखते थे, और उसी समय इसका बीच बीच में झलक आया करता था। तब मुझे पता लगा कि ऐसा कोई शो था जिसका नाम था करण द डिटेक्टिव, और उसमें किरण कुमार ने अपनी एक्टिंग की है। लंबे चौड़े और कहना चाहिए बहुत ही डैशिंग दिखते हैं ये भी। ये उसके हीरो हुआ करते थे और ये उसमें इन्वेस्टिगेट करते थे, और ये शो भी मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। इसके सारे एपिसोड अच्छे लगे, और इसके बारे में मैंने चेक नहीं किया है कि यूट्यूब पर है या नहीं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग कदम रखते हैं 2011 में, जब हमारे रोनित रॉय यानी कि के.डी. पाठक अदालत में दस्तक देते हैं, और ये शो भी आता है और लोगों के दिलों पर ऐसे छा जाता है कि मत पूछिए। आज के समय के हिसाब से इस शो के तो कहना चाहिए 3-4 सीज़न बने हैं। मेरा भी बहुत फेवरेट शो था, और वैसे भी मैं रोनित रॉय का फ़ैन हूँ, तो मुझे अच्छा लगता था उनका जो भी अंदाज़ था। इसमें भी उनको एक यूनिक स्टाइल दी गई थी। इन सारे प्रोग्राम्स के अंदर दोस्तों इन हीरोज़ की एक यूनिक स्टाइल थी। उसके बारे में भी किसी और एपिसोड में बात करेंगे। अभी सिर्फ ये चर्चा करते हैं, ये शोज़ आपको मैं याद दिला रहा हूँ खाली, तो आप लोग इसको सुनते ही आइए। तो इसमें वो जो शुद्ध हिंदी में रोनित रॉय जब अपनी बात करते थे, क्या कहते हैं उसको, पैरवी करना कहते हैं कोर्ट में, तो वो बड़ा ही अच्छा लगता था, बहुत उससे प्रभावित होता था। और वो हिंदी सुन के लगता है यार, मतलब मुझे ऐसे हिंदी बोला जाए तो एक तो अमिताभ बच्चन की हिंदी लगती है अच्छी, जो कि काफ़ी वज़नदार लगती है, काफ़ी स्टैंडर्ड लगता है उसका, और एक तो रोनित रॉय की जो वो अदालत में बोला करते थे। तो अपने अनोखे अंदाज़ों की वजह से ही ये शोज़ इनके हीरोज़ के काफ़ी हिट हुए। उसके हिट होने का रीज़न यही है कि इनके बात करने का तरीका, इनकी एक्टिंग बहुत शानदार हुआ करती थी दोस्तों। आजकल ऐसी चीज़ आप किसी भी टेलीविज़न में, किसी सीरियल में, किसी हीरो की निकाल के दिखाइए, मान जाऊँगा, एक नहीं मिलेगा। तो वैसे ही करते करते इस शो के 16 या 17 तक कुछ सीज़न आए हैं, और सारे के सारे सीज़न अच्छे लगे हैं, मैंने देखे हैं और मुझे बहुत ही पसंद आता था। मैं फिर से सोचता हूँ कि ऐसा कोई शो इनका आना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो इंतज़ार में रहता हूँ, और एज एन आर्टिस्ट मेरे मन की एक इच्छा ये थी कि अगर कभी चांस मिले या कुछ, हालांकि इंडस्ट्री की हालत देखते हुए लगता नहीं है कि कहीं कभी भी चांस मिलेगा, लेकिन फिर भी एक अगर कभी भगवान मौका दे दे, तो मैं यार ये के.डी. पाठक वाला जो इनका जो रोल था, इसके जो अपोजिट वकील बनता था, वो बनना चाहूँगा, क्योंकि उनको तो रिप्लेस कर ही नहीं सकता ना भाई। इसीलिए अपोजिट वाला रोल करना ज़रूर चाहूँगा, और स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है ऐसे एक्टर्स के साथ में, तो बड़ी अच्छी बात होती है। इस पर भी कभी अपन वीडियो बनाएंगे दोस्तों। मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी कि कुछ एक्टर्स के साथ
मैं काम कर पाता, लेकिन वो सारी शायद इसी दिल में रहकर ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप भी बताइएगा अदालत आपको कैसा लगता था अगर आप लोगों ने देखा है तो, और आप लोग किस चीज़ से प्रभावित होते थे। एक तो उनका डायलॉग था क्या मैं सही हूँ या फिर मैं सही हूँ, जो मैं भी कभी कभी यूज़ करता हूँ, उन्हीं का डायलॉग है। उनके बहुत सारे स्टाइल थे यार रोनित रॉय के, उसमें बहुत कहना चाहिए धमाल शो था वो। अब चलिए आप लोग कहोगे कि यार तूने सारे जहाँ की बातें तो कर ली, लेकिन तू सीआईडी को भूल गया। तो दोस्तों ऐसा है कि मैं उस शो को भूला नहीं हूँ। सीआईडी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मशहूर था, बहुत ही ज़्यादा हिट शो था, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मैं इस शो का इतना बड़ा फ़ैन नहीं था। मुझे ये शो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाता था, और उसका एक रीज़न ये था कि देखो किसी से कोई दुश्मनी या वो नहीं है, गलत वे में मत लेना कोई भी बात। दरअसल सिर्फ इतनी सी है कि मैं जो देखता हूँ उसकी जो एक अलग ही चीज़, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं चूज़ी हूँ। सीआईडी में होता यह था दोस्तों कि उसमें बहुत सारी कास्ट थी, बहुत सारी कास्टिंग होने की वजह से ये शो बंट जाता था। मतलब कोई यहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कोई वहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मेन हीरो का कहाँ पर क्या काम हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता था कि कौन क्या देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पर भिड़ा हुआ है। मुझे जो पसंद आता है देखने में, मैं पसंद करता हूँ दोस्तों एक सोलो हीरो होना चाहिए उसका, उसके साथ उसका एक असिस्टेंट हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दो लोग मिलकर जो इन्वेस्टिगेट करते हैं बड़े आराम से, ठहराव के साथ, एक स्टाइल के साथ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। इसीलिए मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आई बजाय सीआईडी के। अब बाकी ऐसा नहीं है कि सीआईडी कोई ख़राब शो था, मैंने सीआईडी भी देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है, देखा है, बट ओके ओके लगा मुझे। मतलब देख लो तो भी ठीक है, नहीं देखो तो भी ठीक है। लेकिन इन लोगों को मैं मिस नहीं करना चाहता था, ये वाली बात थी। तो दोनों में यही एक फ़र्क है। और सीआईडी के बारे में एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, यदि इस शो को सिर्फ 3 लोग के ऊपर भी केंद्रित कर दिया जाता तो भी मैं कहता हूँ ये मेरे लिए बेस्ट शो बन सकता था। वैसे वो बेस्ट शो है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन जैसे कि उसमें एसीपी प्रद्युमन होना चाहिए था, दया होना चाहिए था, और अभिजीत, ये 3 इनफ थे मेरे को लगता है इस शो के लिए। बट उसमें और भी कास्टिंग थी, और भी लंबा चौड़ा काम हुआ करता था। बाकी मेरी सोच इसको लेकर की है, आप लोग क्या सोचते हैं आप भी बता सकते हैं। तो इसीलिए सीआईडी को मैं अपने उस लिस्ट में नहीं रखता। बाकी ये एक अच्छा सस्पेंस शो ये भी चलता था, चला है, काफ़ी लंबे समय तक चला है, और लोग इसके भी दीवाने रहे। तो दोस्तों ये थे वो सारे तमाम जासूसी वाले शोज़। अब आप बताइए कि किस शो से आपकी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, कौन से ज़्यादा अच्छे लगते थे, या कौन कौन से हीरोज़ अच्छे लगते थे, किसके स्टाइल अच्छे लगते थे। ये सब आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।